नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम सभी लोग कहते हैं भारत की शिक्षा या भारत में आधुनिक शिक्षा या भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास, या फिर हम इसको कह सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार या विकास। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारत में सदियों से शिक्षा को लेकर के ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही उस पर ध्यान दिया गया। उसके पहले से ही हमारे देश में तमाम यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें देश और दुनिया के तमाम लोग शिक्षा लिया करते थे, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसके अलावा वल्लभी और उज्जैन विश्वविद्यालय में शिक्षाएँ दी जाती थी। लेकिन अगर हम आज के दृष्टिकोण में देखें, जिसको हम आधुनिक शिक्षा या मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, जिसमें चार्ल्स ग्रांट का एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको हम आज यहाँ पर जानेंगे। दरअसल साथियों, 1757 और 1764 में बक्सर की लड़ाई जब अंग्रेज़ों ने जीत ली, तो उनको इस बात का महसूस हुआ कि हमें अगर भारत में शासन करना है तो भारत के लोगों को साथ में रखना आवश्यक होगा। साथ ही साथ भारत के लोगों को अगर हम साथ रखेंगे तभी हम इन पर आसानी से रूल कर पाएंगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि भारत के लोगों को अपनी लैंग्वेज सिखाना और अपनी लैंग्वेज बताना ये भी बहुत ज़रूरी था। अब इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि चार्ल्स ग्रांट का ये मानना था कि भारत में जो शिक्षा दी जा रही है वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे काम की शिक्षा तब होगी जब भारतीय लोग अंग्रेजी सीखेंगे। इसी क्रम में अगर आप देखें तो भारत की शिक्षा को अगर आप देखेंगे तो इसमें इसके दो भाग देखने को मिलेंगे, एक एंग्लिस्ट विचारधारा और एक ओरिएंटलिस्ट विचारधारा। एंग्लिस्ट विचारधारा जिसमें हम बोलते हैं पश्चिमवादी या वेस्टर्न एडुकेशंस के समर्थक, और ओरिएंटलिस्ट जिनको हम प्राच्यवादी कहते हैं। उन दिनों प्राच्यवादी गुट में तमाम लोग थे, जिसमें T.H. विल्सन का नाम आता है, माफ़ कीजिएगा H.H. विल्सन का नाम आता है, T.H. प्रिंसेस का नाम आता है, ये लोग थे। इसके अलावा कुछ तमाम इतिहासकार भी थे जो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के थे, जिसमें एक नाम आप सब लोगों ने जानते होंगे, विलियम जोन्स का, विलियम विल्किंस का, वॉरेन हेस्टिंग्स का। ऐसे तमाम लोग थे जो प्राच्यवादी विचारधाराओं से थे। आखिर ये प्राच्यवादी विचारधारा है क्या? ये विचारधारा के लोग ये मानते थे कि भारत का इतिहास जो है वो गौरवपूर्ण है। और इसी क्रम में आप देखेंगे करीब करीब 1784 के आसपास विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता के अंदर की है। और इसी एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के अंतर्गत आप देखेंगे कि 1784 में गीता, 1787 में हितोपदेश का ट्रांसलेशन विलियम विल्किंस ने किया था। इसके बाद 1789 में आप देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, और 1792 में अगर आप देखेंगे तो फिर गीत गोविंद का ट्रांसलेशन विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। इसी कड़ी में आप देखेंगे मनुस्मृति का 1776 में भी ट्रांसलेशन किया गया हिंदू जेंटलॉज के नाम से। साथियों, इन लोगों की ये विचारधारा थी, इन लोगों का ये मानना था कि भारत का इतिहास जो है वो गौरवपूर्ण है। जबकि एंग्लिस्ट विचारधारा में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों के नाम आते हैं, जिनमें एक नाम आता है थॉमस मुनरो का, और इसके अलावा एल्फिस्टन का नाम आता है, एल्फिस्टन का नाम आता है। इसके अलावा तमाम इतिहासकार भी है, जिसमें आप देखते होंगे, सुनते होंगे जेम्स मिल्स के बारे में, स्टुअर्ट मिल्स के बारे में, और B.A. स्मिथ के बारे में पढ़ा होगा, मैक्स मुलर के बारे में पढ़ा होगा। ये सब लोग जो थे ये पश्चिमवादी विचारधारा के थे। इन्हीं में चार्ल्स ग्रांट का भी नाम आता है। पश्चिमवादी विचारधारा के लोग ये मानते थे कि भारत का इतिहास या भारत के जो शास्त्र हैं, भारत के धर्म ग्रंथ जो हैं, वो किसी काम के नहीं हैं अगर वो अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं तो। क्योंकि उनका ये मानना था कि जो वेस्टर्न एडुकेशन है, इनका जो मानना था कि वेस्टर्न जो एडुकेशन है वो सबसे अच्छा है, इंडिया का एडुकेशन किसी काम का नहीं है। साथियों, इस तरीके के डिफरेंसेस यहाँ देखने को हमको मिलते थे। हालांकि इसी कड़ी में आप आगे देखेंगे
कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से बक्सर की लड़ाई के बाद अपनी हुकूमत बनानी शुरू कर दी, उसी बीच आपने देखा होगा तमाम ऐसे स्कूल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मदरसे का इस्टेब्लिशमेंट होता है कलकत्ता के अंदर। जोनाथन डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर 1974 में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना गया। साथियों, 1813 चार्टर एक्ट, जिसमें आप देखेंगे आगे कि ये वो समय रहा है जिसमें पहली बार हमारे देश में एजुकेशन को लेके कदम उठाए गए थे। एजुकेशन को लेके कदम उठाए गए थे। 1813 का जो ये चार्टर एक्ट था, इसमें पहली बार 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था कि भैया आप जो है अपने एजुकेशन को मजबूत करिए। आखिर इस एजुकेशन को मजबूत करने के पीछे क्या लॉजिक था? मैंने आपको बोला कि चार्ल्स ग्रांट कभी भी ये नहीं चाहता था कि भारत के एजुकेशन के साथ हम आगे बढ़े। उन दिनों कई सोच के लोग थे, एक एंगलिस्ट सोच के तो थे ही थे, ओरिएंटलिस्ट सोच के थे ही थे। उसी बीच हमारे देश में तमाम ईसाई मिशनरियाँ भी थी। ईसाई मिशनरियाँ भी ओरिएंटलिस्ट थॉट के समर्थन में थी, यानी वो भी भारत के प्राच्यवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सिखाने से बेहतर है भारत के लोगों को भारत की ही लोकल लैंग्वेज में बाइबल सिखाएं। क्योंकि वो जो ईसाई मिशनरियाँ थीं वो केवल और केवल क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन चाह रही थी, एक्सप्लोर करना चाह रही थी। इसी क्रम में आप देखेंगे कि करीब 26 लैंग्वेजेस में बाइबल का ट्रांसलेशन भी किया गया था। तो उनकी एक अलग विचारधारा थी। 1813 में ये पहला चार्टर एक्ट है साथियों, इस बात का ध्यान रखना कि इसमें पहली बार 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए थे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और वो ऐसा एजुकेशन हो जो अंग्रेजों के लिए हेल्पफुल हो। इसके बाद अब जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है लॉर्ड मैकॉले मिनट्स। साथियों, आप सबको पता होगा कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है उसको हम सभी लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से जानते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही टाइम पर मैकॉले का एक ये स्मरण पत्र आता है, स्मरण लेख आता है, जो कि आता है फरवरी में। ध्यान रखना 2 फरवरी को आता है और 1835 में आता है ये। इसमें इसने क्या कहा था? लॉर्ड मैकॉले ने भारत के शास्त्रों की कड़ी निंदा की। उसने कहा कि भारत के शास्त्रों में कोई ताकत नहीं है, भारत के धर्म ग्रंथों में कोई ताकत नहीं है, भारत के एजुकेशन में कोई ताकत नहीं है। लॉर्ड मैकॉले ने यह भी कहा कि भारत और अरब के धर्म शास्त्रों की वैल्यू उतनी ही है जितनी यूरोप के किसी अच्छे लाइब्रेरी के एक अलमारी के तख्ते की बराबर होती है। मतलब इसने जो तुलना की है यूरोपियन अलमारी के एक तख्ते से और भारत और अरब के तमाम शास्त्रों से, आप सोच सकते हैं कि इस कदर मैकॉले भारत के शास्त्रों और अरबी शास्त्रों से नफरत करता है और ये कहता है कि ये हमारे मॉडर्न एजुकेशन में किसी काम के नहीं है। इसके एजुकेशन प्रोसेस को 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक्सेप्ट किया, अपनी एक्सेप्टेंस दी, और इसके बाद इसको लागू कर दिया गया अप्रैल, ध्यान रखना, इसको 1 अप्रैल 1835 को मैकॉले मिनट्स को लागू कर दिया गया। अब जब मैकॉले के इस स्मरण लेख पर लोग स्टडी करने लगे तो लोगों ने इस बात को महसूस किया कि मैकॉले ये चाहता था कि भारत के लोग रंग और रूप से, रंग और रक्त से तो भारत के रहें, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा सीखें। इस प्रकार से वो अंग्रेजी विचार उनके अंदर डेवलप होगा, अंग्रेजी थॉट्स आएंगे, अभिव्यक्तियां आएंगी, और भारत के लोग एक ब्राउन इंडियन के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। मतलब वो भारतीयों को एक ब्राउन इंडियन बनाना चाह रहे थे कि रक्त और रंग से वो भारत के रहें, लेकिन वो बोली भाषा और उनका जो विचार हो वो यूरोपियंस की तरीके से हो। साथियों, लॉर्ड मैकॉले केवल और केवल एक शिक्षा से संबंधित अधिकारी ही नहीं था, बल्कि लॉर्ड मैकॉले जो था एक लॉ ऑफिसर भी था, यानी एक विधि अधिकारी भी था। आप लॉर्ड मैकॉले को कई बार सुनेंगे, कई बार समझेंगे, क्योंकि आईपीसी जिसको आप कहते हैं इंडियन पेनल कोड,
उसको भी बनाने का काम लॉर्ड मैकॉले का ही है। लॉर्ड मैकॉले ने जब ये पत्र दिया और इसको एक्सेप्ट किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको लागू कर दिया, और उन्होंने क्या कहा कि अब जो भारत में एजुकेशंस दी जाएंगी उनका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में होगा। ठीक है। इसके बाद आप एक चीज और इसी में ऐड कर सकते हैं। लॉर्ड मैकॉले के ही टाइम पर एक थियरी और आती है जिसको हम सभी लोग कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन थियरी, जिसको हम कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत दरअसल ये है क्या? कहा जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन थियरी या निस्यंदन सिद्धांत जो है ये लॉर्ड ऑकलैंड के दिमाग की उपज थी। दरअसल ये लॉर्ड मैकॉले जो है ये दोनों के टाइम पे है, विलियम बेंटिक के टाइम पर है, ऑकलैंड के टाइम पे भी है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ये एजुकेशन रिफॉर्म्स थे इसके। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर इसने इन्फिल्ट्रेशन थियरी प्रेजेंट किया था। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन थियरी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो लॉर्ड ऑकलैंड का रहा है। अब ये क्या है इन्फिल्ट्रेशन थियरी? मैकॉले ने इसका समर्थन क्यों किया? दरअसल इन्फिल्ट्रेशन थियरी का मतलब ये है कि शिक्षा छन छन करके लोगों तक पहुंचे। इसका मतलब क्या है? मैकॉले ये चाहता था कि हम उच्च वर्ग को शिक्षा दें और उच्च वर्ग से शिक्षा ये छन छन के सब तक पहुंच जाएगी। आप अंदाजा लगा लें कि एक आदमी को हम शिक्षा देंगे और वो एक आदमी से 10, 10 से 100, 100 से 1000, इस तरीके से क्या होगा, छन छन के शिक्षा जो है वो लोगों तक पहुंच जाएगी, जिसको कहा गया इन्फिल्ट्रेशन थियरी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। साथियों, हमारे देश में धर्म और जात के नाम पर पहले से ही भेदभाव चल रहे थे। अब एजुकेशन, चूंकि अब जब उच्च वर्ग के लोगों को ही एडुकेट किया जा रहा है और वो लोग अपने नीचे के लोगों को एडुकेट करेंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बैरियर सा बन गया कि अभी धर्म और जाति का ही भेदभाव था, अब लैंग्वेज और एडुकेशन का भी क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन फैलने लगा। यानी ये निस्यंदन सिद्धांत भी इनका क्या हो गया, फेल हो गया। अब निस्यंदन सिद्धांत इनका फेल होता है तो इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हेड, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हेड है चार्ल्स वुड। तो ये चार्ल्स वुड जो है एक ऑर्डर लेके आते हैं जिनको बोलते हैं चार्ल्स वुड का डिस्पैच ऑर्डर। ये आता है 1854 में। साथियों, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर जब आता है तो उस समय जो आपके गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डलहौजी। दरअसल इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी? सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा था। दूसरा ये था कि वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ वुड डिस्पैच ऑर्डर का जो संबंध था, वो संबंध था कि हम उच्च शिक्षा में विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? उच्च शिक्षा, या इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का जो एडुकेशन है उसका मीडियम क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज। ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। यानी जो यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम है या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाएगा उसका तर्ज क्या होगा, माध्यम क्या होगा, वो अंग्रेजी होगा। इस बात का ध्यान रखें। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर में ये बात कही गई थी। साथ ही साथ इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर में लंदन यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना, लंदन यूनिवर्सिटी के तहत हमारे देश में 3 यूनिवर्सिटियां बनाई गई, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में और एक बनाई गई मुंबई में। ध्यान रखना, ये 3 यूनिवर्सिटियों का इस्टेब्लिशमेंट होता है और जो ये 3 यूनिवर्सिटियाँ आपकी बनी है ये लंदन यूनिवर्सिटी के बेसिस पे बनी है और इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर के ही रिकमेंडेशन पे बनी है और इनका सबका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 1857 में हुआ है। तो ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से है, विश्वविद्यालय की शिक्षा से है, विश्वविद्यालय की शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से है।
साथ ही साथ चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर ने और क्या रिकमेंडेशन किया था कि प्राइवेट जो एजुकेशन है उसको भी इन्हेंस किया जाए, उसको भी सपोर्ट किया जाए, उसकी भी सेफगार्डिंग की जाए, उसको भी एक्सप्लोर किया जाए, एक्सपेंड किया जाए और गवर्नमेंट के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाए। ये सारी की सारी चीज इस चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑर्डर पे थी। इसके बाद साथियों ध्यान रखना, हमारे देश में एक और एजुकेशन रिफॉर्म का आता है कमीशन, जिसको हम सभी लोग कहते हैं हंटर कमीशन। ध्यान रखें कि हंटर कमीशन जो है इसमें 8 इंडियन मेंबर भी थे। ध्यान रखना, इसमें 8 इंडियन मेंबर भी थे। अगर हम हंटर कमीशन की बात करते हैं तो हंटर कमीशन में जो है 8 इंडियन मेंबर भी हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हंटर कमीशन ने क्या कहा था कि द स्टेट शुड हैव अ ग्रेट रोल इन प्राइमरी एजुकेशन टू अदर एरिया, कि स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर देते हुए प्राथमिक शिक्षा को अन्य क्षेत्र में विस्तारित करने में राज्य की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। दरअसल एक बात का ध्यान रखना, इन्होंने कहा था कि जो स्थानीय शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा जिसको आप कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा जो है वो स्थानीय भाषा में, ध्यान रखना, स्थानीय या देशीय भाषा में दी जाए। तो पहला तो पॉइंट इन्होंने ये रखा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको जो है स्थानीय भाषाओं में दिया जाए। और इसका नियंत्रण, ध्यान रखना, ये भी इन्होंने कहा कि इसका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, इसका जो नियंत्रण है वो नियंत्रण भी जिला और नगर बोर्डों के हाथ में होना चाहिए। मतलब इसको कंट्रोल कौन करेगा? जिला करेगा और नगर बोर्ड करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान से सरकार को हट जाना चाहिए। इसका मतलब क्या था कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ठीक बात नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी हंटर कमीशन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, हंटर कमीशन के बेसिस पे, तो हमारे देश में 2 यूनिवर्सिटियों का इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1882 में आती है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये देख पाएंगे आप लोग, 2 यूनिवर्सिटियों का डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और होता है, पंजाब का और इसके साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन की एक खास बात और भी थी कि इन्होंने कहा था कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, ध्यान रखना, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। कैसी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा। तो हंटर कमीशन में मूलभूत बातें आप ध्यान रखें। पहली बात, हंटर कमीशन के अध्यक्ष W हंटर साहब थे और इसमें 8 भारतीय मेंबर थे। इस कमीशन के आधार पर 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। हंटर कमीशन ने रेकमेंड क्या किया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय या देसी भाषा में दी जाए, यानी स्थानीय जो प्राथमिक एजुकेशन है या प्राइमरी एजुकेशन है उस पर इन्होंने विशेष फोकस किया है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि स्कूल जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा जो है वहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मतलब सरकार हर बात में इंटरफेयर ना करे और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ये हंटर कमीशन में थी और ये बड़ी बात थी, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहां पे ये पॉइंट आपका हो जाता है। अब इसके बाद हंटर कमीशन के बाद एक कमीशन और आता है जिसको हम सभी लोग कहते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम। साथियों इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। 1901 में एक घटना होती है जिसको हम सब लोग बोलते हैं शिमला प्रस्ताव। साथियों इसको आप ध्यान समझना। दरअसल ये 1921 की बात है जब लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन ने स्कूल के विद्यालय के तमाम अधिकारियों को और यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारियों को बुलाया और शिमला में एक सम्मेलन किया और शिक्षा को लेकर तमाम पॉलिसीज बनाई जिसको हम सभी लोग शिमला प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। लेकिन शिमला प्रस्ताव में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थीं जिनको देखकर तमाम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, यानी इसकी निंदा बहुत ज़्यादा हुई, इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ। अब जब विरोध बहुत ज़्यादा हुआ तो एक व्यक्ति है थॉमस रैले।
ध्यान रखना, थॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में एक रैले कमीशन बनाया गया, एक रैले कमीशन बनाया गया जिसको आप सभी लोग विश्वविद्यालय ध्यान रखना, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है और 1904 में जो यूनिवर्सिटी है कमीशन एक्ट, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट ये लागू हो जाता है। ये 1904 में आता है, यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट, ये देखिए 1904 में आता है। यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि भाई साहब ऐसा है कि यूनिवर्सिटी कमीशन में जो मेंबर होंगे, इसमें जो मेंबर होंगे वो मेंबर नहीं, कम से कम होने चाहिए इसके जो को मेंबर हैं, जो को मेंबर होंगे वो 50 to 100 के बीच में होने चाहिए। यानी इसमें जो मेंबर होंगे, उप सदस्य होंगे, वो 50 से कम नहीं और 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट करेगी। ध्यान रखना, यहीं से क्या हुआ, इन्होंने एडुकेशन को अपने ग्रिप में लेने का प्रयास किया कि इसके जो मेंबर होंगे 50 से 100 के आसपास होंगे, इनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करेगी और इनका जो टर्म लेंथ होगा, टर्म लेंथ या इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा, 6 ईयर्स का होगा। ये तो पहला प्रोविजन था इसका, यूनिवर्सिटी कमीशन का। दूसरा प्रोविजन इसमें यह आया कि भाई साहब लैब होना चाहिए और लाइब्रेरी होना चाहिए, लैब और लाइब्रेरी होना चाहिए, यानी कि शोध करने के लिए और पुस्तकालय होने चाहिए। इसके अलावा आप इसमें प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट और लेक्चरर का अपॉइंटमेंट करें, प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट और लेक्चरर का अपॉइंटमेंट करें। ये सारी व्यवस्थाएं इस विश्वविद्यालय अधिनियम में थी। साथियों एक बात का ध्यान रखना, इस विश्वविद्यालय अधिनियम में जब ये एक रैले कमीशन बनाया जाता है तो इसमें कुछ भारत के भी मेंबर हैं, इसमें 2 इंडियन मेंबर भी हैं, 2 इंडियन मेंबर भी हैं इसके, ध्यान रखना। एक है सर सैयद हुसैन बिलग्रामी, ध्यान रखना, इसके एक मेंबर है सर सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे हैं डॉक्टर गुरुदास बैनर्जी, ध्यान रखना इस बात का। इसके ये 2 मेंबर भी हैं, इस बात का ध्यान रखना। और विश्वविद्यालय अधिनियम के साथ साथ और क्या क्या पॉइंट हुए हैं, एक पॉइंट ध्यान रखना, इसी समय एक विभाग और आता है जिसको आप सभी लोग कहते हैं कृषि विभाग। कृषि विभाग, एक विभाग और नोट कर सकते हैं पुरातत्व, या जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग। इसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हैं शिक्षा महानिदेशक, जिसको हम सभी लोग कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या एजुकेशन डायरेक्टर जनरल, ठीक है, शिक्षा महानिदेशक। इन तीनों चीजों की व्यवस्था जो है 1904 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। और एक बात का ध्यान रखना, शिक्षा महानिदेशक में अगर आपसे पूछा जाए कि पहले शिक्षा महानिदेशक कौन रहे हैं तो H.W. ऑरेंज, ध्यान रखना, H.W. ऑरेंज जो थे ये पहले शिक्षा महानिदेशक बन जाते हैं। कब बन जाते हैं साथियों, ध्यान रखना, ये बन जाते हैं 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। अब आपने समझ लिया होगा कि रैले कमीशन क्या था और इसका लॉर्ड कर्जन का जो है विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था। अब इसके बाद आ जाते हैं, आपके लिए आ जाता है सैडलर आयोग। साथियों सैडलर आयोग के आने के पीछे एक रीजन और था, और वो रीजन जो है वो ये था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए सैडलर कमीशन को लाया गया था 1917 में। सैडलर कमीशन में माइकल सैडलर, ध्यान रखना, M. सैडलर जो है इसके अध्यक्ष हैं, और इसमें 2 भारत के मेंबर हैं, ध्यान रखना, इसमें 2 इंडियन मेंबर हैं, इसमें भी 2 इंडियन हैं, ध्यान रखना। एक है सर आशुतोष मुखर्जी
और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये 2 इंडियन मेंबर भी हैं इसमें, किसमें? सैडलर आयोग में। अब सैडलर आयोग में देखेंगे इन्होंने क्या कहा। सबसे पहले ये कहा कि भाई साहब 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, इसका कोई औचित्य नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा कि जो स्कूली शिक्षा होगी वो 12 साल, ध्यान रखना, स्कूल की जो शिक्षा होगी वो 12 साल की होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि इंटरमीडिएट, ध्यान रखना, इंटरमीडिएट को क्या किया जाए, इंटरमीडिएट को ग्रेजुएशन से सेपरेट किया जाए, स्नातक से अलग किया जाए। ये पॉइंट ध्यान रखना, स्कूली शिक्षा 12 साल की हो, इंटरमीडिएट को स्नातक से अलग किया जाए, मतलब स्नातक यूनिवर्सिटी के थ्रू हो, और इंटरमीडिएट के लिए क्या हो, माध्यमिक बोर्ड, ध्यान रखना, माध्यमिक बोर्ड की स्थापना हो। ध्यान देना बच्चों, पहले क्या होता था कि इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन भी यूनिवर्सिटी के ही द्वारा होता था। तो इन्होंने क्या कहा कि इंटरमीडिएट को सेपरेट किया जाए और उसके लिए माध्यमिक बोर्ड बनाइए, ठीक है, और स्नातक के लिए यूनिवर्सिटी तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखना। सैडलर कमीशन, पहली बात तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच के लिए था, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसने दूसरी बात क्या कही, 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम का हम विरोध करते हैं। तीसरी बात, जो स्कूली शिक्षा है वो 12 साल की हो। उसके बाद फिर क्या कहा, इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं हैं वो स्नातक से अलग की जाए और इंटरमीडिएट के लिए माध्यमिक बोर्ड की स्थापना की जाए। इतनी बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन्होंने एक सिफारिश और किया था कि जो ग्रेजुएशन है, स्नातक है वो क्या हो, उसका पाठ्यक्रम ध्यान रखना 3 वर्ष का हो। इसीलिए आप देखिए, जब हम बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, कितने साल का होता है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का होता है। तो ये जो आयोग है, कौन आयोग है? सैडलर कमीशन। यही ये इतनी सारी बातें ये करता है। अब साथियों एक बात का ध्यान रखना, इसी सैडलर कमीशन के ही सिफारिश के बाद क्या हुआ, मैसूर, अलीगढ़, पटना, बनारस, ढाका, हैदराबाद, देख रहे हैं आप लोग, क्या हुआ, विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, स्थापना हुई है। तो ध्यान रखना, ये सारी यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हो रहे हैं वो इसी के आधार पर यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी में एक और कमीशन आ जाते हैं जिसको हम सब लोग बोलते हैं हार्टोग कमीशन। अब थोड़ा सा हम लोग हार्टोग कमीशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हार्टोग कमीशन का जब डिस्कशन हम लोग करते हैं तो फिलिप हार्टोग, इनका पूरा नाम है फिलिप हार्टोग, 1929 में कमीशन लेके आते हैं और ये कहते हैं क्या, ग्रामीण शिक्षा पर बल दिया। और एक खास बात इन्होंने और कही थी कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चों को मिडिल तक ही शिक्षा दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ, क्या गांव के बच्चों को हायर एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था? नहीं, ये कहना ये चाह रहे हैं, ग्रामीण का मतलब आप गांव मत समझे, ग्रामीण का मतलब है कि जिनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है, क्लियर है। ग्रामीण बच्चों को मिडिल तक ही शिक्षा दी जाए, इसका ये मतलब है कि सबको शिक्षा मिडिल तक दीजिए और जो योग्य हो उसे हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उनको भी हायर एजुकेशन के लिए भेज रहे हो जो 33% लेके आ रहे हैं और उनको भी भेज रहे हो जो 90% लेके आ रहे हैं। ऐसे में भीड़ ज़्यादा होगी, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एक काम करो, एक स्लैब बनाओ, जो बच्चे ज़्यादा अच्छे हों पढ़ने में
उनको जो है आगे उच्च शिक्षा के लिए प्रमोट करो। इससे क्या होगा, हम उन पे विशेष ध्यान दे पाएंगे। तो हार्टोग कमीशन जो कहता है ग्रामीण शिक्षा पर बल देता है, ग्रामीण बच्चों को मिडिल तक की शिक्षा देने की बात करता है, और कहता है कि ग्रामीण बच्चों को मिडिल तक शिक्षा देने के बाद क्या करो, उन्हें औद्योगिक शिक्षा दो। ऐसा नहीं कि उनको घर बिठा दो, औद्योगिक शिक्षा दो, यानी कि कमर्शियल शिक्षा दो उनको, इंडस्ट्रियल शिक्षा दो उनको, कॉमर्शियल, ताकि वो बच्चे अगर आगे नहीं पढ़ पाए तो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ कर सकें। तो ये था रिकमेंडेशन किसका, हार्टोग कमीशन का। और ध्यान रखें, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन इसी समय हुआ था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, ध्यान रखना, पुनः गठन जो हुआ है ये साथियों हुआ है 1935 में। इस बात का ध्यान रखना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हार्टोग कमीशन, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सब लोग, ठीक है। अब हार्टोग कमीशन के बाद एक छोटा सा कमीशन भारतीयों द्वारा लाया जाता है, जिसको हम सभी लोग कहते हैं वार्धा एजुकेशन। साथियों एक बात का ध्यान रखना, ये वार्धा एजुकेशन के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति जरूर आ जाते हैं, और वो व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। आप सबको पता होगा महात्मा गांधी जो थे उनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन, है ना, हरिजन एक पत्रिका थी। और हरिजन पत्रिका में कई बार महात्मा गांधी ने एजुकेशन को लेकर के तमाम सारे कथन, तमाम सारे कोड उसमें दिए हुए थे। उसी चीज को लेकर के वर्धा में भारत के तमाम शिक्षाविदों की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में यह तय किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन की अधीन बेसिक शिक्षा समिति, ये आती है। इसमें क्या तय किया जाता है कि 7 से 14 वर्ष के बालकों, बालक का मतलब बालक बालिका दोनों हो जाता है, बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा, ये प्रावधान इसमें इन्होंने किया। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और कही थी, शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाए, शिक्षा जो है वो किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जिन छात्रों का जिन व्यावसायिक सब्जेक्ट्स में रुचि है उसी सब्जेक्ट को उन्हें पढ़ाया जाए या उन्हें दिया जाए। लेकिन आप सब लोग एक बात का ध्यान रखें, वर्धा सेशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार इस समय चल रहे थे, ये लागू नहीं हो सका, लागू नहीं हुआ साथियों, ये लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे यहां एक कमीशन देखने को मिल रहा है आपको, सर्जेंट प्लान। ये आजादी से पहले आखिरी अंग्रेजों द्वारा लाया गया एजुकेशन के लिए प्लान था, सर्जेंट प्लान जिसको हम सभी लोग कहते हैं, सर्जेंट एजुकेशन प्लान 1944 कहते हैं हम सब लोग। सर्जेंट प्लान में सर जॉन सर्जेंट इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने कहा था, क्या कहा था, प्राथमिक प्लस उच्च एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ध्यान रखना, उच्च माध्यमिक शिक्षा दी जाए। इसका मतलब क्या है, दोनों को अलग अलग शिक्षा दी जाए, प्राथमिक अलग, माध्यमिक उच्च अलग, ये शिक्षा दी जाए। और साथ साथ इन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट क्या था, 6 से 11 वर्ष, ध्यान रखना यहाँ पे 6 से 11 वर्ष की बात आती है। 6 से 11 वर्ष के बालकों को निःशुल्क, ध्यान रखना क्या है, निःशुल्क शिक्षा। और साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि 11 से लेकर के 17 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष की शिक्षा दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे शिक्षा की बात यहाँ पे इन्होंने किया गया। यानी आज़ादी के पहले ये आखिरी अंग्रेजों द्वारा लाया गया शिक्षा से जुड़ा हुआ कमीशन था।
1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। इनका हैप्पी बर्थडे होता है 11 नवंबर को, और इसीलिए हम हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, आज़ादी के बाद हमारे देश का जो पहला एजुकेशन से जुड़ा हुआ कमीशन आता है वो आता है राधा कृष्णन कमीशन। ध्यान रखना, राधा कृष्णन कमीशन 1948-1949 ये कमीशन आता है, राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग ने क्या कहा था, रिकमेंडेशन क्या किया था, वही जो सैडलर आयोग ने कहा था कि स्कूल शिक्षा कम से कम क्या हो 12 वर्ष की, 12 वर्ष की, है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षक का वेतन एवं सुविधाएं बढ़ाई जाए। यानी इसमें इन्होंने कहा था कि जो शिक्षक हैं उनके वेतन और उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाए। और तीसरी बात इन्होंने कही थी कि जो विश्वविद्यालय इनका कार्यकाल एक वर्ष में 180 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 180 दिन से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इनके कार्य जो करते हैं, तमाम छुट्टियां भी होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि कम से कम 180 दिन तक साल भर में 6 महीने वर्किंग होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसा नहीं कि पता चले कि साल में 365 दिन होते हैं, 50 दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है, रोज छुट्टी है। तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 180 दिन तक यूनिवर्सिटी का टर्म लेंथ होना चाहिए, 1 साल के अंदर काम होता रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। ये था राधा कृष्णन आयोग, जो कि आज़ादी के बाद ये पहला आयोग बनाया गया था। इसके बाद आते हैं दौलत सिंह कोठारी। ध्यान रखना, दौलत सिंह कोठारी, ये जो कमीशन आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है दौलत सिंह कोठारी। पूरा नाम मैं लिख देता हूं, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने जब रिकमेंडेशन किया था, ये आया था 1964 में। कहाँ लिखा है, ये देखिए, 1964 में। और साथियों, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ध्यान रखना, यहाँ पे दौलत सिंह कोठारी द्वारा लाया गया 1964 के अंदर। और इन्होंने कहा था कि समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। समान पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, समान पाठ्यक्रम, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, समान पाठ्यक्रम। ठीक है, 25% जो स्कूल हैं वो क्या देंगे, व्यावसायिक शिक्षा देंगे। क्या देंगे, व्यावसायिक शिक्षा देंगे, शिक्षा। इसके बाद 6 वर्ष की आयु पर कक्षा 1 में, क्लास 1 में प्रवेश। आप देखते होंगे कि आजकल भी सरकार ने नियम बना रखा है कि 5 साल 6 साल से पहले क्लास 1 में एडमिशन नहीं हो सकता है। ये कोठारी आयोग द्वारा तय किया गया था उसी समय। ध्यान रखना, 25% स्कूल जो है वो व्यावसायिक शिक्षा में बदले जाएंगे। 6 वर्ष की आयु पर कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद साथियों, कोठारी आयोग के बाद आप देखेंगे कि 24 जुलाई 1986 को पहली शिक्षा नीति आती है। पहली शिक्षा नीति, ध्यान रखना, क्या आती है, पहली शिक्षा नीति आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कोठारी आयोग की भी बातें आप समझ गए कि इन्होंने क्या कहा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए पाठ्यक्रम समान हो, उन्हें विज्ञान गणित के साथ साथ शिक्षा दी जाए। अब बात आती है साथियों यहाँ पे इंडिजीनियस कुछ एफर्ट्स इन एजुकेशन में। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इंडिजीनियस एफर्ट्स क्या रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भारत में कुछ ऐसे भी लोग थे जो ओरिएंटलिस्ट थॉट के थे, जिनमें विलियम जोन्स, विलियम विल्किंस, वॉरेन हेस्टिंग्स, T.H. प्रिंसेस, इसके अलावा H.H. विल्सन, नाम हमने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में।
ये सब लोग ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के लोग थे। इसी में आगे चलकर आपको एक नाम सुनने को मिलेगा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने 1815 के आसपास डेविड हेयर के साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर किया था। ये हिंदू कॉलेज ऐसा नहीं था कि उसमें धर्म और शास्त्र को पढ़ाने की बात की गई थी। दरअसल ये हिंदू कॉलेज में पाश्चात्य एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर बेस्ड स्कूल बनाया गया था, ताकि भारतीयों को भी यूरोपियंस की तरीके से इंजीनियरिंग के साथ साथ मैथमेटिक्स, चिकित्सा और खगोल के बारे में पढ़ाया जाए। साथियों, राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के पक्षधर थे। इसी क्रम में आप देखेंगे कि विश्व भारती विद्यालय की स्थापना शांति निकेतन में, जो कि बंगाल में स्थित है, वहां पर करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने स्थापना की और इन्होंने भी वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया था। भारत के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने तमाम स्कूल कॉलेजेस की स्थापना की। आपने एक नाम सुना होगा जोनाथन डक्कन का, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इन्होंने काशी में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसको हम सभी लोग बोलते हैं संस्कृत विद्यालय। और संस्कृत विद्यालय आगे चल करके 1974 में इसी को डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसी के अलावा काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है, जिससे भारत के मॉडर्न एजुकेशन को बहुत ताकतें मिलती हैं और भारत भी यूरोपीय देशों के साथ आगे बढ़ने लगता है। ठीक है साथियों, और ऐसी ही जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। इसके लिए आप सब लोग गैलेक्सी क्लासेस से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।